10 वैज्ञानिक जो लापता हैं और जिनके पास गोपनीय चीजों की पहुंच थी। क्या आपको लगता है ये सब जुड़ा है या सिर्फ संयोग? खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये संयोग ही हो। तो ये काफी गंभीर मामला है। क्या एलियंस असली हैं? वे असली हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा है और उन्हें एरिया 51 में नहीं रखा गया है। मेरे पति गायब हैं और ये लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और मुझे कुछ संकेत मिले हैं कि उन्होंने शायद खुद को ढूंढे जाने से बचने की योजना बनाई थी। हमारे पास कम से कम 10 वैज्ञानिक हैं, कुछ मरे हुए, कुछ लापता, और सभी का परमाणु अंतरिक्ष तकनीक से स्पष्ट संबंध है। और अब FBI और व्हाइट हाउस जांच कर रहे हैं। तो क्या ये बस दुर्भाग्यपूर्ण असंबंधित संयोगों की एक कड़ी है या कुछ और चल रहा है? क्या कुछ और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा गंभीर हो रहा है? हम ताजा अपडेट्स के साथ सब कुछ समझाएंगे। साइड बार में आपका स्वागत है, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं जेसी वेबर हूं। एक रिटायर्ड 2 स्टार एयरफोर्स जनरल दिन में घर से बाहर निकलते हैं। विलियम नील मैकैस्लिन 68 साल के। 34 साल तक उन्होंने अमेरिकी सेना की संवेदनशील तकनीकों जैसे अंतरिक्ष अभियांत्रिकी, स्पेस एक्विजिशन और नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस पर काम किया, जिसमें जासूसी उपग्रह शामिल है। और अंततः उन्होंने ओहायो के राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी की कमान संभाली। राइट पैटरसन को दशकों से रॉसवेल घटना के मलबे से जोड़ा जाता रहा है, जो एक साजिश सिद्धांत है। यही वो बेस है जहां उनकी पत्नी के अनुसार मैकैस्लिन को कुछ बेहद गोपनीय कार्यक्रमों और जानकारियों तक पहुंच थी। तो जब ऐसा आदमी बाहर जाता है और वापस नहीं आता, तो जाहिर है लोग ध्यान देते हैं। उन्होंने अपना फोन काउंटर पर छोड़ दिया, अपना नंबर वाला चश्मा, अपनी स्मार्ट वॉच, और ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने जिन्हें उनकी पत्नी पहचान भी नहीं पाई। और फिर कुछ नहीं, किसी ने उन्हें कहीं नहीं देखा, कोई वीडियो नहीं, कोई जवाब नहीं। उनकी पत्नी ने उनके गायब होने के कुछ घंटे बाद ही 911 पर कॉल की। वैसे हमारे पास वो कॉल है, वो ऑडियो जिसे हमने सबसे पहले जारी किया था। हमने ये सबसे पहले सुना था। ये है जो आपने डिस्पैचर को बताया था। मेरे पति गायब हैं और लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। मुझे संकेत मिले हैं कि उन्होंने खुद को न मिलने देने की योजना बनाई थी। वे फोन छोड़ गए, कपड़े बदल लिए और मुझे नहीं पता क्या क्या। उन्होंने फोन बंद कर पीछे छोड़ दिया, जो शायद जानबूझकर था, जबकि आमतौर पर फोन हमेशा साथ रखते हैं। तो जाहिर है उन्होंने फोन बंद किया, उसे पीछे छोड़ दिया। ये जानबूझकर किया गया लगता है, क्योंकि उनके पास हमेशा उनका फोन रहता है। लेकिन बात यह है कि मैकैस्लिन अकेले नहीं हैं। 2023 से अब तक कम से कम 10 लोग जो अमेरिकी परमाणु और एरोस्पेस रिसर्च से जुड़े थे, या तो मरे हैं या फिर गायब हो गए हैं। ये जानकारी हाउस ओवरसाइट कमेटी के अनुसार है, जिसने पिछले महीने एक जांच की घोषणा की थी। नासा JPL के एक वैज्ञानिक जो धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करते थे, 2023 में उनकी मृत्यु हो गई। कारण कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया। एक रॉकेट वैज्ञानिक जिन्होंने कथित तौर पर अत्याधुनिक धातु का आविष्कार किया था, जो उन्नत मिसाइलों में इस्तेमाल होती है, कैलिफोर्निया में हाइकिंग के दौरान गायब हो गईं। परिवार का कहना है कि वो बस एक आम इंसान थीं। एक MIT भौतिक विज्ञानी जो फ्यूजन ऊर्जा में क्रांति लाने वाले थे, कि उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी 12 साल की बेटी ने उन्हें पाया। एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिन्होंने दूर ग्रहों पर पानी खोजने में मदद की, को रेगिस्तान में घर के बरामदे में गोली मार दी गई। ये तो बस कुछ नाम है। एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया, तो उन्होंने जवाब दिया। 10 वैज्ञानिक जिनके पास गोपनीय सामग्री, परमाणु सामग्री और एरोस्पेस तक पहुंच थी, हाल के महीनों में लापता या मृत मिले हैं। आपको दी गई जानकारी के अनुसार आपको क्या लगता है, यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये सब जुड़ा है या सिर्फ संयोग है? उम्मीद है ये संयोग है, पर 1-1.5 हफ्ते में पता चल जाएगा। मैं अभी इसी विषय पर मीटिंग से आया हूँ। मामला गंभीर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ संयोग हो। मुझे नहीं पता, आप इसे जो भी कहें। उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण थे और हम अगले हिस्से में इस पर नजर डालेंगे। तो कुछ विधायक अभी कह रहे हैं कि यह कोई विदेशी ऑपरेशन हो सकता है। अब FBI कनेक्शन तलाशने के प्रयास की अगुवाई कर रही है। व्हाइट हाउस जांच कर रहा है। और भी लोग हैं, जिनमें कुछ परिवार भी शामिल हैं, जो कहते हैं कि यह सिर्फ एक संयोग है। लोग मरते हैं, वैज्ञानिक भी इंसान हैं, बस इतना ही। वे इस बात को उजागर करते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, यही जीवन है। लेकिन फिर भी सरकार इसकी जांच कर रही है।
हम आपको बताएंगे कि हमें क्या पता है, क्या नहीं, और सरकार क्या नहीं बता रही है। मैं एक निजी जांचकर्ता को बुलाना चाहता हूं, जो पुलिस सार्जेंट और FBI काउंटर टेररिज्म के अनुभवी हैं। वो लास वेगस शूटिंग पर प्रतिक्रिया देने वालों में शामिल थे और हमें बताएंगे कि जांच में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब हाउस ओवरसाइट कमेटी के अनुसार, जिसने जाहिर तौर पर ऊर्जा विभाग, युद्ध विभाग, FBI, नासा को पत्र भेजे थे, अमेरिका के परमाणु रहस्यों या रॉकेट तकनीक से जुड़े कम से कम 10 लोग हाल के वर्षों में या तो मारे गए हैं या रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। अप्रैल अंत तक कांग्रेसमैन एरिक बर्लेसन ने यह संख्या 13 बताई। कमेटी ने प्रेस रिलीज में यही कहा, ये मौतें और गुमशुदगियां अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैज्ञानिक रहस्यों तक पहुंच रखने वाले अमेरिकी कर्मियों के लिए गंभीर खतरा हो सकती हैं। लेकिन जो कोई भी इन घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए चुनौती ये है कि ये मामले 3 साल से भी ज्यादा समय में फैले हुए हैं। ये कई राज्यों में फैले हुए हैं। हालात हर जगह अलग हैं, इसलिए मैं हर मामले को अलग देखना चाहता हूं। समिति की सूची में पहला मामला जुलाई 2023 का है। माइकल डेविड हिक्स, 59 साल के। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अनुसार उन्होंने नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में करीब 25 साल काम किया और वे धूमकेतु व क्षुद्र ग्रह विशेषज्ञ थे। उन्होंने डार्ट प्रोजेक्ट और डीप स्पेस 1 मिशन पर काम किया था। उनकी मृत्यु का कारण कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। उनकी बेटी जूलिया हिक्स ने CNN से कहा कि उन्हें अपने पिता की मौत और अन्य मामलों के बीच संबंध समझ नहीं आता। उन्होंने कहा, मैं इस पर हंसे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मामला अब गंभीर हो गया है। एक साल बाद जुलाई 2024 में फ्रैंक मेवॉल्ड, 61 वर्षीय JPL में जर्मन मूल के शोधकर्ता, उनकी मृत्यु सूचना के अनुसार उनका अंतरिक्ष और विज्ञान अनुसंधान में शानदार करियर था। उनकी मृत्यु का कारण भी कभी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया गया। डेली मेल ने बताया कि पोस्टमार्टम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या यह असामान्य है? इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जल्दी से। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने वो सारी सुर्खियां देखी होंगी कि अभी कितने अमेरिकी कर्ज से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर ये सामने आता है। आपके आंकड़ों में बढ़ता बैलेंस, शुल्क और लंबे समय तक जारी न्यूनतम भुगतान दिखता है, लेकिन ऐसा रहना जरूरी नहीं। आज के प्रायोजक PDS डेप ने लाखों लोगों को कर्ज से उबरने, देनदारी घटाने और नियंत्रण पाने में मदद की है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या मेडिकल बिल, PDS डेट आपके लिए तेजी से कर्ज चुकाने के लिए कस्टमाइज्ड विकल्प देता है, जिसमें न्यूनतम क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं होती। वे आंकड़ों से आगे बढ़कर आपके लिए व्यक्तिगत योजनाएं बनाते हैं, ताकि आपका पैसा आपकी जेब में रहे। उन्हें बेटर बिजनेस ब्यूरो से A+ रेटिंग भी मिली है। हर महीने जो आप इंतजार करते हैं, वो आपको और ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपका रास्ता यहीं से शुरू होता है। जब आंकड़े साफ हों तो कदम उठाएं। सिर्फ 30 सेकंड में नियंत्रण वापस लें। pdsdebt.com/sidebar पर अपनी मुफ्त व्यक्तिगत मूल्यांकन और आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प पाएं। यह है pdsdebt.com/sidebar, pdsdebt.com/sidebar। मई 2025। एंथनी चावेज, 78 साल के रिटायर्ड, लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में फोरमैन के तौर पर काम किया। वही लैब जिसने आप जानते हैं परमाणु बम बनाया था। लॉस एलामोस पुलिस के मुताबिक वो न्यू मैक्सिको स्थित घर से बिना कार, फोन, वॉलेट, चाबियां लिए गायब हो गए। पूरी तलाशी के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला और किसी आपराधिक साजिश के संकेत भी नहीं मिले, ना ही जाने की कोई योजना का संकेत था। उनके दोस्त कार्ल बकलैंड ने CNN को बताया कि अच्छा हुआ, अब जाकर अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। एक महीने बाद जून 2025 में 2 संवेदनशील रिसर्च से जुड़े लोग लापता हुए। पहले मेलिसा कैसियस, 53 साल की, लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में एक प्रशासनिक सहायक थीं। न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस के मुताबिक उन्हें आखिरी बार हाईवे किनारे देखा गया था। उनकी चाबियां, फोन, पर्स घर में मिले और फोन फैक्ट्री रीसेट था। उनकी बेटी ने NBC डेटलाइन को बताया कि उनकी मां बहुत ज्यादा तनाव में थीं। मोनिका जासिंटो रेजा, 60 वर्ष की, नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में मटेरियल्स प्रोसेसिंग की निदेशक। LA मैक के मुताबिक वो योगा ग्रुप के 2 लोगों के साथ एंजल्स नेशनल फॉरेस्ट में हाइकिंग के दौरान गायब हो गईं और खोजकर्ताओं को उनका कोई सुराग नहीं मिला। उनके परिवार ने LA मैक को बताया कि वो एक आम इंसान थीं, जिनका परिवार था। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस या FBI ने उनकी गुमशुदगी पर उनसे कभी संपर्क नहीं किया। न्यूज़वीक और डेली मेल के मुताबिक रेजा ने मोंडेलॉय नामक चीज का आविष्कार किया। ये रिपोर्टरों ने उजागर किया। ये जाहिर तौर पर एक अत्याधुनिक धातु है,
जिसका इस्तेमाल उन्नत मिसाइल और रॉकेट इंजनों में किया जाता है, और उनके काम को एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा फंड किया गया था, वही लैब जिसे एक रिटायर्ड जनरल विलियम मैकेसल ने कभी कमांड किया था। हम इस पर वापस आएंगे। अगस्त 2025, स्टीफन गार्सिया 48 साल के एक सरकारी ठेकेदार जो अल्बुकर्क में कैंसस सिटी नेशनल सिक्योरिटी कैंपस में काम करते थे, डेली मेल के अनुसार वह सुविधा अमेरिका के परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले 80% से अधिक गैर परमाणु घटकों का निर्माण करती है। गार्सिया प्रॉपर्टी कस्टोडियन थे। उन्हें टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस और गोपनीय उपकरणों तक व्यापक पहुंच थी। उन्हें आखिरी बार अल्बुकर्क घर से पैदल सिर्फ एक हैंडगन के साथ जाते देखा गया। फिर वही जाना पहचाना सा लगता है। दिसंबर 2025, 47 वर्षीय पुर्तगाली नूनो लोरेरो एमआईटी में न्यूक्लियर साइंस और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर। वो एमआईटी के प्लाज्मा साइंस और फ्यूजन सेंटर के डायरेक्टर थे, जो फ्यूजन एनर्जी पर काम करते थे। पत्रकार जेसिका रीड क्राउस की रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट्स और फुटेज पर आधारित थी। ये बड़ा मामला था। 15 दिसंबर को क्लाउडियो वेलेंटे ने लुएरो के ब्रुकलाइन मैसाचुसेट्स के घर के पास ग्रे निसान सेंट्रा पार्क की घंटों वहीं रहे, पीली सेफ्टी वेस्ट पहनी और बारकोड वाले डिब्बे के साथ करीब रात 8:30 बजे लुएरो की 12 साल की बेटी ने डोरबेल की आवाज सुनी। वो दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसके पिता उसके पीछे पीछे गए और उसे वापस अंदर आने के लिए कहा। रिपोर्ट के अनुसार उसने 3-4 गोलियों की आवाज सुनी। फॉयर में लौटने पर उसने पिता को खून में जमीन पर पड़ा पाया। वेलेंटे बिना हेडलाइट्स भाग गया। उसने ब्राउन यूनिवर्सिटी में सामूहिक गोलीबारी की, जिसमें 2 छात्र मारे गए और 11 घायल हुए। 5 दिन भागने के बाद उसने सलेम, न्यू हैम्पशायर में स्टोरेज यूनिट में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने पुष्टि की कि वेलेंटे ने 1995-2000 के बीच पुर्तगाल में लुरेरो के साथ उसी विश्वविद्यालय कार्यक्रम में भाग लिया था। फरवरी 2026 में 67 वर्षीय कार्ल ग्रिलमारे, कैलटेक के कनाडाई मूल के एस्ट्रोफिजिसिस्ट के बारे में उनके सहयोगियों का कहना है कि उन्होंने एक दूरस्थ ग्रह पर पानी खोजने में मदद की। उन्होंने गैलेक्टिक स्ट्रीम्स खोजीं, जिससे वैज्ञानिकों का ब्रह्मांड मानचित्रण बदल गया। 16 फरवरी को सुबह 6 बजे के ठीक बाद लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ विभाग के अनुसार ग्रिलमारे अपने घर के बरामदे में पाए गए। ये लानो, कैलिफोर्निया में है, जो लॉस एंजलिस से 75 मील उत्तर में है। उन्हें गोली लगी और मौके पर मृत घोषित किया गया। 29 वर्षीय फ्रेडी स्नाइडर हत्या, कारजैकिंग और चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुए और उनकी जमानत $2 मिलियन तय की गई है। पुलिस ने अभी मकसद नहीं बताया है। यह साफ नहीं है कि दोनों पुरुष एक दूसरे को जानते थे या गोलीबारी किसी को निशाना बनाकर हुई थी। लेकिन उसी महीने 27 फरवरी को रिटायर्ड 2 स्टार जनरल विलियम नील मैकेसलिन, जिनका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, बर्नालिलो काउंटी शेरिफ के अनुसार एक मरम्मत कर्मी सुबह 10 बजे घर पहुंचा। उनकी पत्नी 11:10 पर डॉक्टर के लिए गईं, 12:04 पर लौटीं तो वह जा चुके थे। उन्होंने फिर फोन, चश्मा, स्मार्ट वॉच छोड़कर कपड़े बदले। उनकी .38 कैलिबर का रिवॉल्वर गायब थी। उनकी पत्नी ने डिस्पैचर को बताया कि उन्होंने कहा था, अगर दिमाग और शरीर ऐसे ही खराब रहे तो वे ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहेंगे। उन्होंने CNN से कहा कि उन्हें पुराने राज निकलवाने के लिए ले जाए जाने की संभावना बहुत कम लगती है। फिर भी हफ्ते महीनों में बदल गए, न सुराग मिला, न वीडियो, न जवाब। मार्च 2026, जेसन थॉमस 48 साल के नोवार्टिस में फार्मास्यूटिकल रिसर्चर कैंसर के इलाज पर काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी लाश वेकफील्ड मैसाचुसेट्स की झील में औंधे मुंह मिली। गायब होने से कुछ ही पहले उनके दोनों माता पिता का एक के बाद एक निधन हो गया था। मृत्यु का कारण अभी पुष्टि नहीं हुआ। कुछ और मामले हैं जिनकी जांच समिति कर रही है। मैथ्यू जेम्स सुलिवन, पूर्व एयरफोर्स इंटेलिजेंस अधिकारी, न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार की मई 2024 में आकस्मिक ड्रग ओवरडोज से मृत्यु हुई थी। बताया जाता है कि कांग्रेस में सरकारी यूएफओ कार्यक्रमों पर गवाही देने की सहमति के सिर्फ कुछ हफ्ते बाद उनकी मौत हुई। कांग्रेसमैन एरिक बर्लेसन ने फॉक्स न्यूज को बताया कि उन्होंने आत्महत्या को संदिग्ध बताया और 2 हफ्ते में इंटरव्यू के लिए आने वाले थे। उन्होंने संदिग्ध रूप से ये संकेत देते हुए कि वो अपनी मर्जी से गए। एमी एस्ट्रिज, 34 साल की, हंट्सविल, अल्बामा में इंस्टीट्यूट फॉर एक्सोटिक साइंस की संस्थापक, जो क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रेविटी मॉडिफिकेशन में विशेषज्ञ हैं। रोलिंग स्टोन के मुताबिक उन्होंने 2020 में बताया था कि वे यूएफओ और एलियन की जानकारी उजागर करना चाहते थे, जिससे उन्हें धमकियां मिलीं।
2022 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार ने सीएनएन को बताया कि लोगों को समझना चाहिए कि वैज्ञानिक भी मरते हैं और इस बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। 29 साल के नासा न्यूक्लियर साइंटिस्ट जोशुआ लेब्लांक की पिछले साल अलबामा में कार दुर्घटना में मौत हो गई। निंगली, एंटी ग्रेविटी भौतिक विज्ञानी, जिनकी 2021 में 69 वर्ष की उम्र में कार की टक्कर लगने से मृत्यु हुई। दोनों नाम कांग्रेसमैन बर्लेसन ने जांच के लिए पेश किए। तो कुल 13 लोग हैं, है ना, जिनमें से 10 की जांच समिति कर रही है। ये लोग परमाणु अनुसंधान, एयरोस्पेस और गोपनीय कार्यक्रमों से 2021-2026 तक जुड़े हैं और देश भर में हैं। कुछ सांसदों का कहना है कि ये विदेशी ऑपरेशन है। एफबीआई अब कनेक्शन तलाशने की कोशिश का नेतृत्व कर रही है। जनरल की पत्नी सुसन मैकेसल ननविल्करसन ने यूएफओ थ्योरी पर मजाक किया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, उनका कोई पता नहीं, शायद एलियंस उन्हें मदरशिप पर उठा ले गए। सैंडिया पहाड़ों के ऊपर किसी मदरशिप को देखे जाने की रिपोर्ट नहीं मिली है। यूएफओ पर सवाल उठाने वाले सिर्फ ऑनलाइन साजिश सिद्धांतकार ही नहीं हैं, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी पॉडकास्ट में पूछा गया था कि एलियन असली हैं या नहीं। उन्होंने जवाब दिया, वे असली हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा है। उन्हें एरिया 51 में नहीं रखा गया है। कोई भूमिगत सुविधा नहीं है जब तक कि कोई बहुत बड़ी साजिश न हो और उन्होंने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से छुपा लिया हो। इस बात ने काफी ध्यान आकर्षित किया तो ओबामा ने बाद में इंस्टाग्राम पर सफाई दी। उन्होंने कहा, सांख्यिकीय रूप से ब्रह्मांड इतना विशाल है कि संभावना काफी अधिक है, वह कहीं जीवन है, लेकिन सौर मंडलों के बीच की दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि हमारे यहाँ एलियंस के आने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति रहते मुझे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि बाहरी ग्रहों के प्राणी संपर्क में आए हों। जांचकर्ता ऐसी चीज की जांच कहां से शुरू करें? कैसे पहचानें कि कोई चीज पैटर्न है या संयोग, जासूसी है या त्रासदी? इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसे इसका अनुभव और जानकारी हो। मैं एश्टन पैक, निजी जांचकर्ता को बुलाना चाहता हूं। एश्टन, समय देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले, यह कितना महत्वपूर्ण है कि अब एफबीआई, राष्ट्रपति, हाउस ओवरसाइट कमेटी, ये सभी इस मामले की जांच कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से उचित है। मुझे लगता है कि आखिरकार देश के सबसे बेहतरीन जांचकर्ताओं द्वारा एफबीआई की एक जटिल व्यापक जांच इस स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता सहसंबंध का मतलब कारण होता है। मुझे नहीं पता कि वे सब जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वे सब एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ अजीब सा चल रहा है। कुछ एक्स फाइल्स जैसी चीजें हो रही हैं, अगर आप इसे वैसे देखना चाहें। हाँ, ये वाकई अजीब है। मुझे लगता है हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये वाकई अजीब है। ये जुड़ा हुआ है या नहीं, यही मैं पता करना चाहता हूँ। जब ये घोषणा होती है कि एफबीआई कड़ियां तलाशने की कोशिश की अगुवाई कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? वो पर्दे के पीछे ऑपरेशनल तौर पर क्या कर रहे हैं ताकि संभावित रूप से कड़ियों को जोड़ सकें? और ऐसा लगता है कि अगर आप इतने सारे अलग अलग मामलों की जांच कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। हाँ, एक कहावत है मेरे अनुभव में, जब मैं कानून प्रवर्तन और एफबीआई टास्क फोर्स में था तो जानकारी या तो जल्दी मिलती है या सही, दोनों साथ नहीं मिलती। मुझे लगता है कि ये उस दुनिया का हिस्सा है जहां कई पीढ़ियों ने 45 से 48 मिनट के सीएसआई या एसवीयू जैसे शोज देखे हैं जिनमें हर केस तय समय में सुलझ जाता है। असल दुनिया ऐसी नहीं होती। इसी कारण एफबीआई दुनिया की प्रमुख संघीय कानून प्रवर्तन संस्था है। उनके पास बेहद जानकार जांचकर्ताओं की बहुत बड़ी संख्या है, साथ ही उनके पास सभी उपकरण भी हैं। और वे जो देखने वाले हैं वो ये है कि मुख्य चिंता ये है कि कहीं ये किसी विदेशी काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन का मामला तो नहीं जिसमें कोई विदेशी राष्ट्र हमारे लोगों की लक्षित हत्या या अपहरण कर रहा हो। मुझे लगता है कि यही सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता है। आइए इसे और समझते हैं, क्योंकि पूर्व एफबीआई असिस्टेंट डायरेक्टर क्रिस स्वेकर ने डेली मेल को बताया था कि चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, इन सभी के पास इसका मकसद है। कांग्रेसमैन बर्लेसन बोले, हम चीन, रूस, ईरान से परमाणु तकनीक और अंतरिक्ष में उन्नत हथियारों के मामले में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वहीं हमारे शीर्ष वैज्ञानिक लगातार गायब हो रहे हैं। तो आप जानते हैं, इस पूरे मामले में आप कहेंगे, आप जानते हैं, सहसंबंध और कारण संबंध। मैं अब भी जिज्ञासु हूं कि यह कोई विदेशी संस्था थी या कई थीं। उन्हें कल्पना करनी पड़ी होगी कि यह बात जरूर उठेगी। असल में सिर्फ मैकेसलन एपिसोड ने ही इस मामले को आगे बढ़ाया और सबको इन चीजों की तरफ देखने पर मजबूर किया कई साल पहले से। तो इससे मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या यह विदेशी खुफिया एजेंसियों या विदेशी सरकारों का आम काम है? क्योंकि एक तरफ यह बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा है, और अगर वे वाकई वैज्ञानिकों का अपहरण करना चाहते हैं या उन्हें ले जाना चाहते हैं
या उन्हें गायब करना चाहते हैं, जो भी हो, क्या वे ऐसा ही करेंगे? क्या ये ऑपरेशन या ऐसे ऑपरेशन आम लगते हैं? देखिए, मुझे पता है जब हम अमेरिका के दुश्मन विदेशी देशों की बात करते हैं, तो शायद हमने भी ऐसा किया है और दूसरों के साथ काम किया है। लक्षित हत्या करने के लिए आमतौर पर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ज्यादातर मामलों में लक्षित हत्या नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रॉक्सी का इस्तेमाल नहीं करते या हमारे सहयोगी दुनिया में ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए हमें देखना होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नियमों के तहत हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, क्योंकि वहाँ एक नैतिक सीमा है। ये सवाल वॉशिंगटन डीसी के ऊंचे गलियारों में तय होते हैं, जहां निर्वाचित प्रतिनिधि और स्थायी नौकरशाह इस देश की हिफाजत के लिए ऐसे फैसले लेते हैं जिनका असर अमेरिकी जनता पर पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, मेरा मतलब है, अगर आप कोई विदेशी राष्ट्र है तो सबसे पहले आप हमारे लोगों को निशाना क्यों बनाना चाहेंगे? क्या कोई मकसद है? और अगर है तो आप ऐसा कैसे करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा इसी तरीके से करेंगे। फिर से, मुझे नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मैंने खुद इन मामलों में से कई को देखा है। मुझे लगता है कि 3 मामले ऐसे हैं जो बहुत ही अनोखे और दिलचस्प हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं स्रोतों और तरीकों का खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो शायद वे किसी विदेशी प्रति खुफिया जांच शुरू कर रहे हों। एक मामला और निगरानी व्यवस्था बनाई गई हो ताकि जो लोग अभी भी हमारे साथ हैं उन पर नजर रखी जा सके। मैं यहीं छोड़ता हूं। ओह, दिलचस्प। तो आपका मतलब है दूसरे उच्च सुरक्षा मंजूरी वाले वैज्ञानिक और इंजीनियर? क्या आपको लगता है कि वे अब उन पर नजर रख रहे हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो होना चाहिए? मुझे लगता है कि हाल की घटनाओं को देखकर यही समझ आती है, लेकिन मैं स्रोतों व तरीकों का खुलासा नहीं करूंगा। देखिए, आप जानते हैं, संघीय सरकार के उच्च स्तर, कानून प्रवर्तन व खुफिया समुदाय में जो लोग हैं वे बेवकूफ नहीं हैं। हमारे देश में कुछ चीजों के चारों ओर कई सुरक्षा परतें और निगरानी तंत्र हैं, खासकर जब बात उन्नत और परमाणु तकनीक की हो। यहाँ कई सुरक्षा उपाय हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सामान्य समझदारी सबसे अहम हो। दूसरे शब्दों में, चाहे परमाणु या एरोस्पेस रिसर्च और कई लोग शामिल हों, लेकिन गायब होना, हत्या, प्राकृतिक कारण, आत्महत्या या दुर्घटना जैसे कई मामले अपने आप खारिज हो जाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनमें कोई सामान्य संबंध है या वे एक ही उद्योग से जुड़े हैं, आप उन्हें अलग कर सकते हैं। जबकि कुछ अन्य मामले हो सकते हैं जो किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हों। सही है। मुझे लगता है कि आप इनमें से कई मामलों को जल्दी खारिज कर सकते हैं। कुछ हत्याएं, कुछ मर्डर्स हुए थे, गिरफ्तारियां की गई थीं, वे लौट पाए। फिर भी मैं जांच करता क्योंकि लोग पूछ रहे थे। जब कैप्टन हिल में कांग्रेस के नेता एफबीआई निदेशक को पत्र भेजते हैं, तो चलिए एफबीआई वही करे जो वो सबसे अच्छा करती है और इस मामले को खत्म कर दे। अब फिर से, क्या वे इस जांच से जो सुनेंगे उस पर भरोसा करेंगे और उसे पसंद करेंगे जब एफबीआई इसे पूरा कर लेगी? क्योंकि फिर से, ये कुछ हफ्तों में पूरा नहीं होगा, इसमें काफी समय लगता है। और वे इसमें अपनी टीमों के साथ साथ तकनीक और कुछ अन्य कार्यक्रमों को भी लगा सकते हैं जो उनके पास मौजूद हैं। लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प मामला जिस पर मैं वास्तव में ध्यान केंद्रित करूंगा, वे 3 लोग हैं जो लॉस एलामोस से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं, वो जगह बहुत खास है। वहीं से हमारे देश में परमाणु तकनीक की शुरुआत और परमाणु युग का जन्म हुआ, और इसलिए मुझे लगता है कि वहां बहुत ज्यादा संबंध है। लेकिन हाँ, यहाँ ऐसे कई मामले होंगे जहां आप कह सकते हैं, ठीक है, ये अजीब लगता है, लेकिन हम तथ्यों में गहराई तक जाकर पता लगा पाए कि यहाँ क्या हो रहा था। ये व्यक्ति एक अपराध का दुर्भाग्यपूर्ण शिकार था और उस मामले को बहुत जल्दी सुलझा लिया गया। मैकैसम वाला मामला ही वो चीज है जिससे सब कुछ शुरू हुआ था, और मुझे लगता है कि ये बहुत अजीब है ना? एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल अपने घर से निकलता है, फोन चश्मा छोड़ता है, कपड़े बदलता है और गायब हो जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि उसने शायद, आप जानते हैं, अगर उसकी सेहत और बिगड़ती रही तो उसके मन में कुछ बुरे ख्याल आने की बात कही थी। वो कहती हैं कि वो सोच समझ कर काम कर रहे थे और तय किया था कि कोई उन्हें न ढूंढे। उनके पास रिवॉल्वर थी। शेरिफ ने कहा कि वो ट्रेकिंग में आमतौर पर हथियार नहीं लाते थे। वो बहुत एक्टिव थे। पत्नी ने आपातकालीन नंबर 911 के डिस्पैचर को बताया कि उन्होंने कहा था, अगर मेरा दिमाग और शरीर ऐसे ही बिगड़ते रहे तो मैं जीना नहीं चाहता। हमें पता है कि उनका नाम हैक हुए विकीलीक्स ईमेल्स में राइट पैटरसन और रॉजवेल से जुड़ा है। उन्होंने टॉम डीलोंग को यूएफओ रिसर्च में सलाह दी थी। मेरा मानना है कि वे शुरुआत मैकैसम वाले मामले से करते हैं। आपको उसमें क्या खास लगता है? इस पर आपकी राय क्या है?
आपके सामने अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं का कोई बहुत उच्च पदस्थ पूर्व या मौजूदा सदस्य है, वो भी 2 स्टार जनरल स्तर का। लेकिन देखिए, अगर उस आदमी को दर्द हो रहा था या उसकी सेहत में कोई समस्या थी और वो चला गया, एक लंबी पैदल यात्रा पर गया, सिर्फ एक पिस्तौल के साथ और कुछ नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है कि आप जानते हैं, उसने तय किया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था और ये उसका खुद का फैसला था। मुझे लगता है कि इसकी अभी भी जांच होनी चाहिए। आप जानते हैं टॉम डिलोंग और रॉजवेल से उनका संबंध। अगर ऐसा था तो इस व्यक्ति को मारने का क्या मतलब? ये जानकारी तो दशकों से सामने है। मेरा मतलब है, बॉब लज़ार ने ये सब 80 के दशक के अंत में जॉर्ज नैप को लास वेगस में खबरों के जरिए लीक किया था। जाहिर है उससे मारा नहीं गया था, तो फिर मकसद क्या था? क्या इसमें कुछ और भी है? क्या यूएफओ और यूएपी सामग्री के खुलासे की घोषणा के बाद वह गायब हो जाता है? लोग कोशिश करेंगे जोड़ने की, चाहे संबंध ना हो। मेरा मानना है कि इसका विरोध करने का तर्क इसकी टाइमिंग को लेकर है, जो वाकई दिलचस्प थी। हाँ, टाइमिंग दिलचस्प है। मैं ऑकम्स रेजर सिद्धांत में विश्वास करता हूं, सबसे सरल व्याख्या अक्सर सही होती है। हम हर चीज को साजिश नहीं मान सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम असली साजिशों को देख नहीं पाएंगे, या पेड़ों के कारण जंगल नहीं देख पाएंगे और असली साजिशों को नहीं पहचान पाएंगे, जबकि असली साजिशें वाकई में मौजूद हैं। वे समय के साथ मौजूद रही हैं। हम आज के इस दौर में भी रहते हैं जहां मुझे लगता है कि हमारी तकनीक और हमारा इंटरनेट साजिशी सिद्धांतों की सनक को और बढ़ावा देता है। तो अगर जनरल को बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं थीं और फिर भी उन्होंने एक शानदार अद्भुत करियर बनाया जिसका संभावित रूप से कई चीजों से संबंध था, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या अल्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ये दूसरा शब्द है जो मैं सुन रहा हूं, और उससे जुड़ी जैविक चीजें भी, और वो अजीब चीजें जो हम आसमान में देख रहे हैं, जिनके बारे में हम सुन रहे हैं कि हमारी सरकार आखिरकार उन्हें स्वीकार कर रही है और उनके बारे में बात कर रही है। मुझे नहीं पता कि इसका उससे संबंध है या नहीं। आखिरकार जांच करनी होगी, इसमें समय लगेगा और उम्मीद है कि जांच से हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपने कनेक्शनों का जिक्र किया। मैनेका सलन ने मोनिका रेजा के मिसाइल मेटल प्रोजेक्ट की फंडिंग देखी थी। रेजा, हिक्स, मेवाल्ड सभी जेपीएल में थे। कैसियस चावेज और वे दोनों लॉस एलामोस में काम करते थे। आप जांच की बात कर रहे हैं, वे इसे कैसे जांचेंगे? क्या उन्हें कोई रुकावट आएगी? अगर आप हाई क्लियरेंस, टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल जानकारी की बात कर रहे हैं, तो कितना? मेरा मतलब है, मैं जानता हूं कि मैं ये सवाल बार बार पूछ रहा हूं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जांचकर्ता कितनी हद तक पूरी कहानी जान पाएंगे कि वे किस काम में शामिल थे, वे क्या कर रहे थे और उनके आपस में क्या कनेक्शन थे? मुझे लगता है यही इसका मुख्य हिस्सा है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है, आखिरकार आप जानते हैं एफबीआई के अग्रिम पंक्ति के एजेंट, एफबीआई के सभी सदस्य टॉप सीक्रेट क्लियरेंस रखते हैं। एजेंट्स को एसएपी प्रोग्राम्स या स्पेशल एक्सेस प्रोग्राम्स की जानकारी दी जा सकती है, जिससे आप जानते हैं वे इन प्रोग्राम्स को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, खासकर हमारे आप जानते हैं किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड वेपनरी से जुड़े मामलों में। तो ये, लेकिन आप सही कह रहे हैं। मेरा मतलब है, कुल मिलाकर आखिर इसमें क्या क्लासिफाइड है कि यहाँ एक मिसिंग पर्सन का केस इन्वेस्टिगेट करना है, आपको कौन सी क्लियरेंस चाहिए, किन एसएपी प्रोग्राम्स तक आपको पहुंच दी जानी जरूरी है। एजेंट्स को कुछ चीजों की जानकारी दी जानी पड़ सकती है, लेकिन असल में हम क्या करना चाहते हैं? हम जांच रहे हैं कि क्या कोई देश या दुर्भावनापूर्ण लोग हमारी सेना और सरकार की हथियार प्रणालियों से जुड़े कुछ खास कार्यक्रमों में काम करने वाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको खास कार्यक्रमों की जानकारी बहुत ज्यादा लोगों को देनी पड़ेगी। मुझे यकीन है कि शायद कुछ लोगों को होना चाहिए, लेकिन आखिर में सवाल यह है कि क्या यहाँ कोई हत्या हुई थी? क्या इस व्यक्ति की किसी और इंसान ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से हत्या की थी? मुझे नहीं पता कि इन सवालों के जवाब देने के लिए कौन कौन सी क्लियरेंस चाहिए। मैं आपसे कुछ लोगों के बारे में पूछना चाहता हूं। नूनो लोरेरो, एमआईटी फ्यूजन वैज्ञानिक, को उनके पुर्तगाली पूर्व सहपाठी ने मार डाला, जिसने ब्राउन यूनिवर्सिटी में भी सामूहिक गोलीबारी की थी। यह बड़ा मामला है। शूटर मारा गया, मकसद पता नहीं है। इसे वहीं रखें। खगोल भौतिकीविद कार्ल ग्रिलमेयर को घर के बरामदे में गोली मारी गई। संदिग्ध गिरफ्तार। दोनों में कोई ज्ञात संबंध नहीं। क्या आप ऐसे मामलों को देखकर आगे बढ़ने को कहते हैं? क्या इन्हें गहराई से जांचना जरूरी नहीं? मुझे लगता है आप इसकी जांच कर सकते हैं, बस समय और बजट का सवाल है। यही है, आप जानते हैं एफबीआई यही करती है। वे इसके लिए एक विशेष प्रोग्राम बनाएंगे, एक विशेष केस नंबर देंगे। हम जांचकर्ताओं को कितनी देर देते हैं मामलों की जांच के लिए, जब ये ऊपर से यादृच्छिक हिंसा लगते हैं? मुझे ब्राउन शूटिंग केस दिलचस्प लगता है। मैं संदिग्ध की दुनिया में गहराई से जाकर उसके संबंध देखना चाहूंगा। मैं एफबीआई के फ्यूजन सेंटर में एक बड़ा लिंक चार्ट देख सकता हूं,
जहां विश्लेषक सबको एक बोर्ड पर जोड़ना शुरू करेंगे। और इससे जांचकर्ताओं को यह देखने में मदद मिलेगी कि कौन किससे जुड़ा है और किसका किससे संबंध है। आखिरकार मुझे लगता है कि फिर से सह संबंध का मतलब हमेशा कारण परिणाम संबंध नहीं होता। ब्राउन वाले हमलावर द्वारा गोली मारे गए व्यक्ति का मामला हो या अपने अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर गोली मारे गए व्यक्ति का, इन मामलों में संदिग्ध हिरासत में हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्होंने उसी दिन अपराध किए थे। मुझे लगता है ये बातें जल्दी सुलझ सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आप कितनी गहराई तक खुदाई करेंगे। कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, वे साजिश देखना चाहते हैं, वे एक रहस्यमय दुनिया देखना चाहते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है और सरकार हमसे सच छुपा रही है। मुझे लगता है कि कुछ लोग बस यही चाहते हैं। समय की बात करें तो हाउस ओवरसाइट कमेटी ने 20 अप्रैल को जांच का ऐलान किया था और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने 15 अप्रैल को इस पर गौर करने की बात कही थी। राष्ट्रपति ने कहा था कि 1.5 हफ्ते में जवाब मिलेंगे, फिर बोले कि अभी ज्यादा संबंध नहीं है। इन बयानों पर आपकी राय क्या है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रेस के लिए दिए गए बयान हैं। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति, आप जानते हैं, राष्ट्रपति का कोई अपमान नहीं, लेकिन आप इन सवालों के जवाब 1.5 हफ्ते में नहीं जान सकते। आपको एक टॉप टियर ब्रीफ मिल सकता है, मतलब टॉप टियर नहीं, लेकिन 1.5 हफ्ते बाद आपको एक ब्रीफ मिल सकता है कि देखिए हम इस दिशा में जा रहे हैं और हमें लगता है कि इन मामलों के साथ हमें ये करना चाहिए, लेकिन आप 1.5 हफ्ते में सब कुछ नहीं जान सकते। मुझे नहीं लगता कि पूरी एफबीआई एक ही चीज पर पूरा ध्यान और ऊर्जा लगाकर भी 1.5 हफ्ते में जवाब दे सकती है। या तो आप काम सही कर सकते हैं या जल्दी, दोनों साथ नहीं हो सकते। देखिए, परिवार वाले जूलिया हिक्स, रिचर्ड एस्ट्रिज, सुसान मैकास्टलैंड, विल्करसन, ये सभी लोग साजिश की थ्योरीज के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। लोग और वैज्ञानिक दोनों मरते हैं, वे भी इंसान हैं। लोग गायब भी होते हैं, ये आपस में जुड़े नहीं हैं। जांचकर्ता परिवार की बातों को कितनी अहमियत देते हैं? इन्हें यह ध्यान रखना चाहिए, परिवार सबसे अच्छा जानता है, इंटरनेट पर अजनबी क्या जानेंगे। हमें लगता है हम बहुत जानते हैं, पर असल में लोगों की जिंदगी के राज नहीं जानते। वैज्ञानिकों की भी मौत होती है, कभी कभी वे खुदकुशी भी कर लेते हैं। सेना में भी दुर्भाग्य से ऐसा होता है। फिर से, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें जांच नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने एक महिला को देखा जिनके पिता इसका हिस्सा थे और वो इसे समझ नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो ठीक ठीक जानती हैं कि उनके पिता ने क्या झेला, उनके साथ क्या हुआ और आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई। पीड़ितों के लिए ये मुश्किल है क्योंकि उन्हें सब याद करना पड़ता है जो शोक की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब उनके प्रियजन अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं और ये साजिशी सिद्धांतों से जुड़ जाता है। अब लोग भी इसी तरह रोजी रोटी कमा रहे हैं जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं। वे पीड़ित होकर निराश होते हैं, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी अगर जरा सा भी मौका है कि विदेशी राष्ट्र, विदेशी तत्व या सिर्फ आतंकवाद हमारे लोगों, हमारे वैज्ञानिकों को निशाना बना सकते हैं, तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है तथ्य और कल्पना अलग करना जरूरी है। इसे कवर करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि आप इसे कवर करना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिकी सरकार इसकी चर्चा और जांच कर रही है। साथ ही दांव पर क्या है, यह समझने की कोशिश कर रही है। आपने कहा कि कुछ हिस्से अजीब है ना? बताया गया है कि कुछ लोगों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। हिक्स की मौत कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से हुई थी, जैसा एलए मेडिकल एग्जामिनर ने बताया, लेकिन इसका कारण टाइम्स को रिकॉर्ड्स मिलने तक व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं हुआ था। फ्रैंक मेवॉल के मामले में रिकॉर्ड में कोई पोस्टमार्टम दर्ज नहीं है। डेली मेल के मुताबिक वे यही कह रहे हैं। क्या ये ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान करती हैं कि हमारे पास इसके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं है, या फिर ये सामान्य है? नहीं, मुझे लगता है यह सामान्य है। अधिकतर लोगों की मौत के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता, वे महंगे होते हैं। पोस्टमार्टम आमतौर पर हत्या, संदिग्ध, अज्ञात या कुछ अजीब मामलों में किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई चिकित्सकीय समस्या होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आमतौर पर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। मृत्यु रिकॉर्ड जरूरी नहीं कि किसी सार्वजनिक डेटाबेस में अपलोड कर दिए जाएं, जहां हर कोई जाकर देख सके। आपको वह जानकारी प्राप्त करने के लिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आवेदन करना पड़ेगा। इसे आमतौर पर सार्वजनिक रिकॉर्ड या ओपन सोर्स जानकारी में नहीं रखा जाता, जहां लोग उसे आसानी से देख सकें। ये गोपनीयता के कारण किया जाता है। मैंने भी अपने प्रियजनों को खोया है और नहीं चाहता कि उनके मृत्यु रिकॉर्ड इंटरनेट पर सबके लिए दिखें। एमी एस्ट्रिज ने क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रेविटी मॉडिफिकेशन पर काम किया था। कहा जाता है कि यूएफओ खुलासे पर उन्हें धमकियां मिल रही थीं। वो 34 की उम्र में मृत मिलीं। मौत का कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। पूर्व नासा वैज्ञानिक पिता कहते हैं, यहां कुछ खास नहीं है। मैथ्यू सुलिवन, एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर,
यूएफओ कार्यक्रमों पर कांग्रेस में गवाही देने को तैयार हैं। 2 हफ्ते बाद उनकी आकस्मिक ओवरडोज से मौत हो जाती है। अब कांग्रेसमैन बर्लेसन दबाव डाल रहे हैं। एफबीआई 1 साल से ये पुष्टि या इनकार नहीं कर रही कि वो जांच कर रही है या नहीं। तो फिर से ये मुद्दे, मेरा मतलब है ये भी एक सवाल बन जाता है। आपको क्यों लगता है ऐसा है? मेरा मतलब है आपको क्या लगता है हम कितना जान पाएंगे? हमें इस जांच या उसके नतीजों के बारे में कितना पता चलेगा? हाँ, फिर से इसमें समय लगेगा और इस बीच जिंदगी चलती रहती है। और जिंदगी की बाकी सारी चीजें जिनके बारे में हमें बात करनी है और रिपोर्ट करनी है वो भी होती रहेंगी। कुछ साल बाद जब वे आफ्टर एक्शन रिपोर्ट जारी करेंगे, क्या तब भी हम उतने ही उत्सुक रहेंगे? और तब भी क्या हम अभी जो घटना हो रही है उसके बारे में सारी बातें जानना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि वे ऐसा महसूस नहीं करते। आप जानते हैं, लोग हमेशा कहते हैं कि वे खुद को खत्म करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वे ऐसा कर लेते हैं। मैंने अपने कानून प्रवर्तन करियर के दौरान यह कई बार देखा। दुर्भाग्यवश मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने कहा, ओह नहीं नहीं मैं ठीक हूं, और अगले दिन उन्होंने अपना मन बदल लिया। आप जानते हैं, मुझे लगता है आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कितने लोगों के पास राज होते हैं। जब ऐसा होता है कि आप जानते हैं वो कोई व्यक्ति गलती से गोलियों का ओवरडोज कर लेता है। ये देश में हमेशा होता है, हर साल लाखों लोग मरते हैं। फर्क बस इतना है कि ये एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। वो एक वैज्ञानिक की बेटी हैं, खुद भी वैज्ञानिक थीं, और उनके पिता नासा स्पेस प्रोग्राम से जुड़े थे। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा सवाल है लोग अचानक कैसे गायब हो जाते हैं, है ना? मैकैसिलन या गार्सिया की बात करें तो लोगों का पूरी तरह संपर्क से बाहर हो जाना एक बात है, लेकिन असल में आप यह कैसे कर सकते हैं? और आप जानते हैं, भले ही आप ऐसी स्थिति से निपट रहे हों जहां किसी ने खुद के साथ कुछ किया हो, तब भी आपको शरीर नहीं मिलता। मेरा मतलब है ये कितना मुश्किल है। मेरा मतलब है, एक बात है ये कहना कि आप एक ही इंडस्ट्री में लोगों के गायब होने की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में ही अजीब है। लेकिन अगर उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता या उनके साथ क्या हुआ इसका कोई सबूत नहीं है, तो मुझे लगता है कि यही वो बात है जो लोगों को थोड़ा जिज्ञासु बना देती है। ठीक है, मुझे लगता है यही बात जांचकर्ताओं से जवाब मांगते वक्त ध्यान देने वाली है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप बाहर निकलते हैं, जैसे कि आप अमेरिका के दूसरे सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर के बाहर एंजल्स नेशनल फॉरेस्ट में चले जाते हैं और आप गायब हो जाते हैं, मान लीजिए आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, आप गिर गए, आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई, या आपने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला किया, संभावना है कि आपकी लाश नहीं मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि प्रकृति माता किस तरह से अपने आप इलाके को साफ कर देती है। अगर आप कभी शिकारी के तौर पर शिकार पर नहीं गए हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो चीज़ मरती है वो 24 घंटे बाद तो क्या, 12 घंटे बाद भी वहां नहीं रहती। उसे कोयोट, कूगर या वहां जो भी हो पूरी तरह नोच कर अलग कर देते हैं। अगर आप एल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में अपने घर से बाहर निकलते हैं और ऊंचाई वाले रेगिस्तानी इलाके में चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी लाश कभी नहीं मिलेगी। और आगे चलकर आप कभी नहीं जानते, कोई शिकारी एटीवी राइडर को कोई बटुआ मिलेगा, बंदूक मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा, और फिर हमारे जवाब, आप जानते हैं, हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो मैं फिर से, आप जानते हैं, अब अगर आप शहर में बाहर निकलते हैं और आप बड़े शहर में हैं और आप अचानक इस दुनिया से गायब हो जाते हैं, तो वो थोड़ा अजीब है, और मैं यही देखना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जांच इसी का जवाब देने की कोशिश करे। देखिए, हमें यकीन है कि इस व्यक्ति ने निर्जन इलाके में खुद के साथ कुछ किया, और जंगल ने वही किया जो करता है, और इसमें एक तरह का अपने आप साफ कर देने वाली व्यवस्था होता है। ये सोचने के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन आप जानते हैं, ये कोई डिज्नी मूवी नहीं है। मदर नेचर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप होमोसेपियंस हों या घोड़े हों। आप जानते हैं, ये सिस्टम है, वहां के मृतभक्षी जानवर आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे अगर आप मर जाते हैं। मैं आपकी इस बात की सराहना करता हूं, आपने अच्छा मुद्दा उठाया। ठीक है एस्टन पैक, देखते हैं ये कहां जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। फिलहाल हमारे पास आपके लिए साइड बार में बस इतना ही है दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपना पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर हमें देख सकते हैं। मुझे X या Instagram पर फॉलो करें और न्यूज नेशन शो जैसी वेबर लाइव देखें, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम। फिर मिलेंगे दोस्तों।